बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, एक अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कल भी हमने पेट्रोलियम मसनूआत के में जो बड़ा इजाफा हुआ था उस पर प्रोग्राम किया था। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लेट नाइट कौम से खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो पेट्रोलियम लेवी है 161 रुपए की, उसमें से उन्होंने 80 रुपए जो है कम करने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल की कीमत मुकर्रर हुई थी 458 रुपए, अब वो 368 रुपए हो गई, 378 अब हो गई है, 378 रुपए हो गई है। वज़ीर आज़म साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, हमने उनके खिताब का एक हिस्सा आपके लिए मुंतखब किया है जिसमें जो है वो ऐलान कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और 378 रुपीज़ का अब जो है वो पेट्रोल हो गया है। एक काबिल तहसीन फैसला है क्योंकि जब ये बहुत बड़ा था तो सोशल मीडिया पे इस पर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा था और जाहिर बात है एक बहुत बड़ा इजाफा था पेट्रोल की कीमतों में। मेरे ख्याल में यकमुश्त 137 रुपए पाकिस्तान की तारीख में नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल लीडर और मैसेज की यानी आवाम की आवाज़ सुनते हुए उसमें 80 रुपए जो लेवी थी, जो टैक्स था, उसमें कमी का ऐलान किया है। साथ में इस तकरीर में उन्होंने दीगर ऐलानात भी किए और उन्होंने कहा कि चूंकि ये मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है तो उसके लिए सब्सिडाइज भी किया है। एक तो कल भी हमने कुछ इसकी आपको तफसीलात बताई थी कि जो मोटरसाइकिल हैं वाले उनको जो है वो 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि उनको अब 278 रुपए का जो है वो पेट्रोल मिलेगा फी लीटर फॉर 3 मंथ्स। इसके अलावा जो गुड्स के लिए ट्रांसपोर्ट है और जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनको 70 से 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी ताकि जो किराए हैं उनमें ना इजाफा हो मुसाफरों के और जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें में भी इजाफा ना हो। काश्तकारों के लिए भी उन्होंने कहा कि जो 1500 रुपए फी एकड़ जो है वो मिला करेंगे। पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत ने भी ऐलानात किए और इस्लामाबाद के हवाले से कल ही ऐलान हो गया था इस खिताब से पहले कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 1 माह के लिए फ्री है। तो एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इससे जो लोगों को रिलीफ देने की बात है उसमें कितना इम्पैक्ट आएगा और ये जो एक और जेस्चर किया गया है कि जो वज़रा हैं वो 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे, इससे क्या मैसेजिंग जाती है। दूसरा जो इस तमाम कज़िये की वजह बन रही है वो मशरिक़ वस्ता की जंग है और मशरिक़ वस्ता की जंग में जो आज एक दफ़ा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई जारहाना पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको याद हो, रिमेंबर 10 दिन दिए गए थे, उसमें से अब 48 घंटे रह गए हैं। अगर अब नया हरमुज़ ना खोली गई तो वो फिर उन्होंने कहा बहुत शदीद बमबारी करेंगे। पहले स्टोन एज का कहा था और कल आज का है कि जी हेल 48 बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, यानी कि उन पे बहुत ज़्यादा हमले किए जाएंगे। ईरान के हवाले से जवाबी रद्द-ए-अमल जारी है और कल खबरें चल रही थी, विजुअल्स ही अब आ गए हैं कि उन्होंने दावा ये किया है, बल्कि अमेरिका ने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया कि उनका F-15 जहाज़ जो है वो गिर चुका है, उसके मलबे के विजुअल सामने आ गए हैं और एक पायलट जो है वो तो रेस्क्यू हो गया, दूसरा पायलट ताहाल लापता है। ईरान का ये दावा है कि एक F-35 भी उन्होंने गिराया है और A-10 भी गिराया अपना हॉर्मोज पे। तो 3 तैयारे अमेरिका के उन्होंने गिराए हैं, 2 क्रूज मिसाइल और 5 ड्रोन। तो जंग जो है वो छिड़ी हुई है और इस दौरान बहुत सी लोग जो हैं वो बेपरकियां भी उड़ा रहे हैं और अमरीकी मीडिया में ये भी तासुर क्रिएट किया गया कि जो ईरान है वो पाकिस्तान आने के लिए नहीं तैयार, लिहाजा जो मुज़ाकराती अमल है वो अमरीका के सदर तो आने को तैयार थे, ईरान के वफ़द ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिंदाबाद का भी लिखा है और साथ में अब्बास अराग़ची साहब का कहना है कि ये जो अमरीकी मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं ये सरासर झूठ हैं, हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान ना आने के हवाले से कोई ऐसी बात ईरान की जानिब से नहीं की गई, ये हमने वो भी आपके सामने रखी और उन्होंने पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनका भी इंतहाई शुक्रिया अदा किया है। तो इन मामलात को आज हम डिस्कस करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ आपके गुफ्तगू का तौर में आपसे करा देता हूँ। बड़ा हमारा नुमाइंदा पैनल है। कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर बरए सरमायाकारी बोर्ड इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नशिस्त कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। शौकत पराचा साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं जो नशिस्त हुई एंकर पर्सन्स की, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के आप उस पर मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है जूम वीडियो लिंक पे। एयर मार्शल साहब आपका शुक्रिया। कैसर शेख साहब, आप तो इन तमाम मामलात को समझते हैं, एक तो आप लोगों ने एक अच्छा जेस्चर है, PM ने कहा कि 2 माह की तनख्वाहें थी, अब आप लोगों की 6 माह की तनख्वाह जो है वो आप लोग जो है वो जो नहीं लेंगे और उसका मकसद यही है कि आवाम के साथ आप लोग खड़े दिखाई दें। पेट्रोलियम लेवी में कमी कर दी गई है, आप समझते हैं कि एक सही फैसला था
जो वज़ीर-ए-आज़म ने 24 घंटे के अंदर कर लिया, क्योंकि ये तो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आप लोगों पे क्रिटिसिज्म यह आ रहा था कि तेल की कीमतों में इजाफे को एडजस्ट करने के साथ साथ आप लोगों ने लेवी भी बढ़ा दी है, 80 से 161 कर दिया या 84 से 161, उसको 80 रुपए वापस लिए गए। आप किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं सही टाइम पे बर वक्त फैसला कर लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने कहा बहुत अच्छा गेस्चर है कि हमने खुद अपने शुरू किया है कि 6 महीने की जो तनख्वाह कोई भी वजीर तनख्वाह नहीं लेगा। मैं पहले ही पिछले 25 महीने से मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली। मैंने पहले दिन ही कहा था मैं तनख्वाह लूँगा ही नहीं ये वजारत के दौरान। तो ये फैसला मैं समझता हूँ कि एक मुस्तहसन है। और फिर पार्लियामेंटेरियंस की भी 25% हमने तनख्वाहों का, ताकि ये आवाम तक जाए कि सबसे पहले तो हम खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं गेस्चर है। हाँ। अब जो पेट्रोलियम प्राइस है ना, देखिए दुनिया की कीमतों में हम ख़रीदते हैं, हम खुद ख़रीद रहे हैं। पेट्रोलियम की प्राइस 109-10 डॉलर ब्रेंट की चल रही है, बहुत पर बैरल। वो ऊंची प्राइस है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि ये चंद दिनों की बात है। ये मैं यकीन से आपको कहता हूं कि जंग ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। ये जो जंग हो रही है, क्योंकि अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। अच्छा। पर डे $2 बिलियन का तो उनका लॉसेज है। और उनकी तमाम जो उनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। उनके अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं। तो जापान और साउथ कोरिया और पूरा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और फिर यूरोप, सबको बहुत बड़ा नुकसान हो। तो ये देखिए पिछले 80 साल में मैंने सुबह भी एक प्रोग्राम था आज न्यूज़ का, तो उसमें पिराजा साहब के साथ तो यही बात की कि कोई जंग होती रही, ऐसी जंग कोई नहीं है कि जो जिसने इम्पेक्ट किया हो पूरे खित्ते को। हाँ। और वो 19 दिन से ज़्यादा 80 साल में कोई जंग चली हो। स्विस वार 1973 की 19 दिन चली थी। ये जो वार वियतनाम की है, वियतनाम की एक कंट्री की वार तो 19 साल पहले या चली थी। वो चली, लेकिन वो उसने इम्पैक्ट नहीं आपसे कर पूरी दुनिया को कर दिया। ये जो वार थी इराक की ईरान की बहुत अरसा चली, ये वार भी थी। अभी यूक्रेन से वार हो रही है काफ़ी अरसे से। लेकिन 4 साल हो गए। ये एक पर्टिकुलर एरिया की वार है। ये वार क्योंकि तेल अपनाए हुर्मस को बंद किया हुआ है और पूरी दुनिया की इकानमी इससे सफ़र हो रही है। हर किस्म का रॉ मटेरियल, हर चीज़, ऑयल जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है। और अगर ये ना हुआ तो और कीमतें बढ़ने का इस वक्त भी बलबला उठी है पूरी दुनिया। और ये जंग एक अलग किस्म का इसका इम्पैक्ट है। तो ये वो तो मैं ये समझता हूँ कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह हमारी भी ख्वाहिश भी है, पाकिस्तान की कोशिशें भी, दूसरे मुल्कों की भी कोशिशें है, ये जंग ख़त्म होगी और ये तमाम चीज़ें बड़ी तेज़ी से वापस आएंगी। और पाकिस्तान तो मैं आपको ये बताऊं, जो मैं असेस कर रहा हूं, सबसे ज़्यादा तो जो पहली शर्त है जो कि अमेरिका भी मानने को तैयार है, जो सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान पे, वो ख़त्म करें। सैंक्शंस अगर ख़त्म होगी तो पाकिस्तान ऑयल और गैस ईरान से हमारा पड़ोसी मुल्क है, सबसे ज़्यादा बेहतर एडवांटेज हमें मिलेगा। तो चंद दिन तकलीफ़ के हैं इंशाअल्लाह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये जो क्राइसिस है उसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पूरे खित्ते में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिशों से, फील्ड मार्शल साहब की कोशिशों से और इनके मुतहिदा बाहमी जो एफर्ट्स है उसकी वजह से पाकिस्तान एक स्टेबल और ऐसा मुल्क सामने आया है जिसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जिसका इस बार नहीं हुआ। मेरा सर ये था कि जो लेवी कम की है, क्या अभी इसमें और भी गुंजाइश हो सकती है कि इसको कम लेवी देखिए ना, जस्टिफाइड कम हुआ। एक तो जो अभी तक हमारा रेवेन्यू है ना, IMF का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो लेवी में कुछ तो रेवेन्यू का भी कंसेप्ट था और वो सही जस्टिफाइड तौर पे नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन उसका एक्शन लिया, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर ही फैसला हुआ ना। तो जब इसका सामने चीज़ आई और ये लेवी जो है वो ज़्यादा बढ़ाई गई थी, इसमें कोई कल के शॉर्टफॉल की वजह से परसों के प्रोग्राम में मैं यही बात कर रहा था। तो ये बड़ा अच्छा फैसला किया, बर वक्त फैसला है। अब जो कीमतें मज़ीद गुंजाइश है, सवाल ये थी इस लेवी में। नहीं, इस लेवी में मुझे नहीं पता एग्जैक्ट और क्या कितना कोई बड़ी है कि नहीं चार्ज हो रही है ना। नहीं, चार्ज तो हो रही है, लेकिन 81 रुपीस अभी भी जो लेवी का IMF से भी तो कोई हमारा मुआहदा भी है ना कि
कोई परसेंटेज का, तो मुझे एग्जैक्ट उसका अच्छा, सामने नहीं- IMF के मुआहदे की वजह से, क्योंकि दीगर ममालिक में भारत का पड़ा था, उन्होंने शायद लेवी बिल्कुल जो है वो कम कर दी है। हमने तो IMF से, हम देखिए हम तो रिस्ट्रिक्ट है ना, हम कोई हर चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, वो बहुत सख्ती से। हाँ, ये भी सुना revenue- मैंने पढ़ रहा था कि शायद सब्सिडी भी 150 बिलियन रुपीस की शायद दे सकते हैं, 129 अरब रुपए की दे चुके हैं, तो उसको भी बताया ये भी गया कि बड़ी ज्यादा इंसिस्टेंस है। सब्सिडी देखिए, दी जा सकती है। IMF जो है वो जो जो हमारे रेवेन्यूज हैं, और जून में ये अभी शॉर्टफॉल हुआ है पिछले 2 महीनों में, तो वो रेवेन्यूज जो है ना उसको भी तो हमने कवर अप करना है, क्योंकि हम मुआहदे में हैं, ठीक है। और उस मुआहदे में ये एक लाजमी शर्त है, नहीं तो अदरवाइज हमें और ज्यादा पाबंदियां अगले बजट के मैं लिए। उसको लौट के आता हूं कि क्या दीगर सेक्टर है जिसमें हम इसको कमी को जो है वो पूरा कर सकते हैं, जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल की है। उस हवाले से मैं प्रसाद आपकी इजाजत से, चूंकि कैसर साहब ने हमारे शो में कहा है कि इनको लग रहा है कि जंग जो है वो जल्द खत्म हो जाएगी, मैं एयर मार्शल साहब से पूछूंगा कि उनको क्या लग रहा है। एयर मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो ये एरियल वॉर ही है, अभी तो बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बाज़गश्त ही सुन रहे हैं। ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 जंगी तैयारे अमेरिका के मार गिराए हैं, और एक पायलट जो है उसकी तलाश जो है वो जारी है। उस पर तो खैर वैसे हेड मनी भी रखा गया कि कोई जो तलाश करके देगा, तो ईरान के ने कहा है कि हम उसको काफ़ी ज़्यादा, गालिबन 60,000 पाउंड हैं या इससे ज़्यादा पाउंड है वो देंगे। साथ में हम देख रहे हैं कि अभी अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो 48 घंटे रह गए, जो उन्होंने 6 अप्रैल तक की एक लीनियंसी दी थी कि आप लोग अपनाए हार्मोज को जो है वो खोल दें। वो अमेरिका और इसराइल के लिए बंद है। वैसे ईरान का कहना है बाकी शिप्स तो गुजर रही हैं, जापान की शिप्स भी गुजरी हैं, और शायद फ्रांस की शिप्स भी गुजरी हैं। आपको जंग जो है वो मजीद तवालत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है? आप समझते हैं जैसे कैसर साहब कह रहे हैं कि जल्द खत्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, कैसर साहब की असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। जंग इख्तिताम की तरफ जा रही है, लेकिन जंग क्या अगले 3-4 दिन में खत्म होगी या 3-4 हफ्तों में खत्म होगी, उसका कहना जरा मेरा ख्याल इस वक्त मुश्किल है। ठीक। क्योंकि इस वक्त जो है क्या कहते हैं, अमेरिका और इजराइल जो हैं वो अपनी ईगो में फंसे हुए हैं, और उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि यहां से एक क्लियर विक्ट्री लिए बगैर वापस अपने मुल्कों में जाना। प्रेसिडेंट ट्रंप जब इधर आए थे तो उन्होंने अपने 3 मकासद का जिक्र किया था और कहा था कि 3 से 4 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी, और उनकी असेसमेंट कोई गलत नहीं थी, क्योंकि वो पिछले 25-30 साल से जिस तरह हम पूरी दुनिया में जंगें लड़ रहे थे, अगर उसी पैटर्न पे जंग वो उन्होंने यहाँ ईरान भी आके की, लेकिन ईरान जो है उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज किया अपनी रेजिलियंस और अपनी काबिलियत की वजह से। जी, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर थी, और अभी भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर ही हो रही है, जहां दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस जो हैं वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल फोर्स के खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन लग रही है वो ये लग रही है कि ईरान जंग जीतता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका और इजराइल जंग हारते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मेरा ख्याल है कि हम सबको परेशान करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस दुनिया की सोल सुपर पावर है, और एक सुपर पावर अगर निकल जाती है बगैर एक क्लियर विक्ट्री के, तो उनके लिए पूरी दुनिया में अपनी अजारादारी को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये जंग एटलीस्ट 15 से 20 दिनों से पहले खत्म होगी। अच्छा। और इसी तरह ये लॉजिकल से इलॉजिकल स्टेट में चलती रहेगी। मिलिट्री टारगेट्स खत्म हो चुके हैं, सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट हो रहे हैं, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि जी कि हम इनको स्टोन एज में ले जाएंगे और या हम कार्पेट बॉम्बिंग करेंगे, तो अनवार साहब सोचने की बात है कि किस चीज के ऊपर कार्पेट बॉम्बिंग करेंगे? इंसानों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, पुलों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर, इधर ही कार्पेट बॉम्बिंग हो सकती है। वो तो कर भी रहे हैं ना, मैदान जंग तो कोई भी नहीं सजावे जी, और वो तो कर भी रहे हैं ना। ये जो है ना, जी जी, और ये चीज जो है ना मुझे बहुत डराती है अनवार साहब, कि ये ना हो कि जब क्या कहते हैं उनको कोई क्लियर नोशन ऑफ विक्ट्री ना मिले, तो वो यहां कोई गलत हरकत कर दे, जैसे उन्होंने 1945 में जापान में की थी। अच्छा, और अगर वो हो गया तो सबसे बड़ी जो ईरान को तो जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन हमारे जो ब्रादर गल्फ कंट्रीज हैं वो भी बहुत बुरी तरह
उससे इफेक्ट हुआ। आप खुदा ना खास्ता कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर की नौबत भी आ सकती है अगर उन्हें जी, कुछ ना मिला, क्योंकि जिस देखिए किस्म ना, की फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार है। मैं शौकत जी पराशर साहब को अनवर भी साहब, सर। एक पार्टी है जो क्या कहते हैं, जी जी जी। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह यहां से निकले। निकले। सो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल मरहला एज अ मीडिएटर यही होगा कि दोनों पार्टीज को किसी तरह कन्विंस करें कि एक दूसरे को वो एक एक फेस सेविंग दें, और दोनों पार्टीज जो हैं अपने अपने लोगों को विक्ट्री का यकीन दिला सकें। शौकत पराशर साहब, चूंकि आप उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, एयर मार्शल साहब तो कह रहे हैं कि कोई मिस एडवेंचर भी कर सकते हैं। जिस तरह का ट्वीट आज की है अमेरिकी सदर ने कि वो 48 घंटे रह गए हैं और ईरान की तरफ से तो कोई बयान ऐसा नहीं आ रहा है कि वो अब नए हार्मोज खोलने जा रहे हैं, बल्कि वो जो यूएन में वोटिंग होनी थी वो भी अब अगले हफ्ते तक जो है वो मौखर हो गई है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की जानिब से एफर्ट्स की जा रही हैं, या जो ओवरऑल आप लोगों के साथ डिप्टी वज़ीर आज़म साहब ने शेयर किया, क्या वो एफर्ट्स हैं उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि सवाल से ये भी खबरें आ रही थी कि जी पहले इस्लामाबाद आ रहे हैं लास्ट वीकेंड, या इस जो हफ्ता अब इख्तिताम की तरफ, इसमें मुतवक्के थे कि सेक्रेटरी रोबियो आ सकते हैं या वैंस साहब आ सकते हैं, अमेरिका के नायब सदर। ईरान से उनके स्पीकर साहब की बात हो रही थी, अब्बास अरागची साहब की बात हो रही थी, वो तो नहीं हुआ कुछ। बहुत शुक्रिया। एफ़र्ट्स आपने बात की पाकिस्तान की, तो मल्टीपल लेवल पे पाकिस्तान की एफ़र्ट्स जा रही हैं। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान उस रियाद में अरब इस्लामिक वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक हुआ, उसका मकसद भी जंग ही रुकवाना है जी। या गल्फ़ में जो ईरान की तरफ से मिसाइल जा रहे हैं उनको रुकवाना है। फिर पाकिस्तान होस्टेड दिस 4 नेशन जो लास्ट वीक हुआ, लास्ट वीक संडे वाले दिन तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर ख़ारजा को चोट भी आई, बट इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत से काम लिया, क्योंकि उनको एक एडवाइस किया गया था कि आज रेस्ट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेहमान घर में बुलाएं और मैं उनको एक दिन का वेट करवाऊं, क्योंकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा हिज़ हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान साहब ने वापस पहुंचना था, क्योंकि कनाडा की वज़ीर ख़ारजा उनके यहाँ आ रही थी। फिर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब चाइना गए दूसरे दिन। बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विज़िट्स जो हैं वो उनकी चाइना की थी। और आपने देखा कि 5 पॉइंट इनिशिएटिव आ गया चाइना और पाकिस्तान का, विच कैन बी अ की फैक्टर। अच्छा। अगर जब भी मुज़ाकरात होंगे, की फैक्टर, क्योंकि उसमें फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है, और दुनिया में कोई इंसान होगा सवाए डोनाल्ड ट्रंप या उनके चंद साथियों के जो न कहे कि जंग फौरी बंद हो जाए। हुर्मुज़ खोलने की बात की गई है, इंटरनेशनल जो नेविगेशन है उसको फ्री यानी विदाउट एनी हर्डल बात की गई है इन 5 इनिशिएटिव की। इसलिए और सबसे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक ऑनर है कि अमेरिका भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ईरान भी बात कर रहा है, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के वो सारे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब आपने कहा कि इन्होंने आना था, वो नहीं आए। बड़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है कि ईरान को 15 नुकात अमेरिका के मिले, वो कहाँ से मिले? थ्रू पाकिस्तान गए थे। और सिमिलरली ईरान ने 5 शराइत पेश की। अब उसमें थोड़ा सा डिले अपनी जगह पे ज़रूर है। अच्छा। कल तक ईरान की तरफ से कुछ कोई वाज़े एक पॉलिसी बयान नहीं आया था, लेकिन आज जैसे आपने खुद जिक्र कर दिया, जनाब डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची साहब ने कह दिया कि हमने कभी इनकार नहीं किया पाकिस्तान जाने में। सो ईरान की जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रात की खबर आई कि ईरान ने कह दिया है कि जी हम नहीं मुज़ाकरात करेंगे, नहीं आएंगे, आज वेरी कैटेगोरिक वे से ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, यानी ईरान से कोई ज़राए से ख़बर नहीं आई, उनके वज़ीर ख़ारजा ने ख़ुद बयान कर दिया, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इसलिए दूसरी बात जो है, रोबियो शायद नहीं आएंगे, अगर कोई आया तो फिर जेडी वैंस को ईरान भी समझता है, बल्कि उन्होंने मेरे तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस बात को एम्फसाइज़ भी किया है कि जो अमेरिका के अंदर जमहूरी लोग हैं, यानी जो इलेक्टेड जो कैटेगरी में आते हैं, उसमें ना विटकॉफ आता है, ना उसमें जैरेड कुशनर आता है, ना रोबियो आता है, ना पीट हेग्सेट आता है, उसमें सिर्फ जेडी वैंस साहब आते हैं जो नायब सदर हैं। That's important जी हाँ, तो अगर वो आए, यानी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ,
ठीक। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है, सूनर और लेटर इनको टॉक्स तो करना पड़ेंगी। लेकिन कैसर साहब, वो सूनर लेटर टॉक्स तो करने होंगे, वो तो जैसे आपने भी कहा कि जंग का पैमाना इतना वसी है कि इसमें तो यूरोप भी हम देख रहे हैं कि इसको ओन नहीं कर रहा, और फार ईस्ट है, इवन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन पर भी हॉरिजेंटल एस्केलेशन किया है ईरान ने, लेकिन उनकी तरफ से कुछ जवाबी रद्दअमल नहीं आता, वो दिफाई पोजीशन में ही है और वो भी इस मामले की नज़ाकत को समझते हैं। लेकिन जो अमरीकी सदर की जो इस वक्त कैफियत है, जिस तरह की वो बयानात देते हैं कि पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे, और अभी कहा कि आप पर जो है वो हम बहुत शदीद बमबारी करेंगे, और एयर मार्शल साहब ने खदशे का इजहार किया है कि अगर उनको कोई फेस सेविंग नहीं मिलता तो वो कुछ भी कर गुजर जाए। देखिए उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो गए या उनको हटा दिया गया, वहाँ भी बड़ी खलबली बिछी हुई है पेंटागन में। यही है, देखिए ना, वो क्योंकि ये जो रेजिलियंस दिखाई है ईरान ने, वो ये तवक्को नहीं थी, उनको वेनेजुएला का ख्याल था। अब तो ये जो कुछ हुआ ना, देखिए अब वो तो ठीक है कि उनकी सुबकी हो रही है कि किया भी उन्होंने ऐसा बात की, हमला किया, नाजायज़ तौर पे हमला हुआ, और अब वो उसका दफा नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एयर मार्शल साहब तो क्योंकि एक्सपर्ट हैं वो, और बाहर भी ज़्यादा एयर की फील्ड की बाहर हो रही है, लेकिन खुदा न खास्ता ये जो उन्होंने बात कर दी ना, देखिए इस वक्त दुनिया में 9 डिक्लेयर्ड कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई मामला हो गया तो ये कहीं रुकेगा नहीं। फिर तो ये कोई एक कंट्री, देखिए कोई अगर इतना बड़ा वाकया हो गया वो तो पाकिस्तान भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये कोई जो ताबकारी है वो तो पूरे रीजन में जाती है। हमारा नेक्स्ट और नेबर है ईरान। मैं समझता हूँ कोई मुल्क सोच ही नहीं सकता इस किस्म के, अल्लाह ना करे अगर इतनी ज़्यादा कोई किसी का अगर कोई डिसीजन होता है तो वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डिजास्टर्स होगा, और ये तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनके पास वे आउट जो है वही नज़र नहीं आ रहा, उनको देखना पड़ेगा इस वक्त, उनको कोई निकालना पड़ेगा ऐसा कि हमने तो उनके एक दफाई काफ़ी डैमेज कर दिया है। 12,000 टारगेट हिट किए ईरान में। जी, तो अमेरिका ने नुकसान तो बहुत किया है ना, बहुत नुकसान किया है ना। और वो तो क्योंकि वो उन्होंने यही है उनकी तो, देखिए ना मैं आपको बताऊं, उनकी तो बात करबला से वो ले रहे हैं अपनी इंस्पिरेशन। वो कहते हैं कि भाई सरेंडर वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो भाई मैं जल्द इसकी 2-3 हफ्ते जो उन्होंने सही कहा, मैक्सिमम इतनी जंग ये चल सकती है, और इसको कोई ना कोई दोनों पार्टियों को कोई ना कोई एमिकेबल रिजॉल्व करना पड़ेगा, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जल्द ही ये जंग, क्योंकि अदरवाइज तो एक बहुत बड़ी तबाही हो रही है पूरी दुनिया में। मार्शल साहब मैं आपसे ये अगर पूछ पाऊँ सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिकन मिलिट्री हायरार्की में चेंजेस की गई हैं, आप नोट करें कि उनके जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस थे जॉस कैंट, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया, उनके अटॉर्नी जनरल को फायर कर दिया अमेरिकी सदर ने। फिर चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं जो एक टेन्योर के लिए होते हैं, 2023 में लगाए गए थे, 2027 तक रहना था, उनको इन द मिडल ऑफ वॉर कोई अपना जो है कमांड नहीं चेंज करता, उनको हटा दिया गया है। आपको ये तमाम चीजें क्या निशानियां बताती हैं कि ये हाउस इन ऑर्डर नहीं है अमेरिका में इस वॉर के एम्स के हवाले से, स्ट्रेटेजी के हवाले से? सर अनम्यूट कीजिएगा, एयर मार्शल सर अनम्यूट कीजिएगा अपना। जी फरमा रहे अमेरिकन हाउस बिल्कुल ऑर्डर में नहीं है, और जिस तरह कैसर शेख साहब ने कहा कि दुनिया का हर जी शऊर आदमी ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला इस जंग को एमिकेबली रिजॉल्व कराए, क्योंकि पूरी दुनिया अब इस जंग की लपेट में आ गई, और ऐसी कोई हरकत कोई पार्टी ना करे जिससे यह इलाका कंप्लीटली डिस्टेबलाइज हो जाए। देखिए आपने जिस वाकये की तरफ जिक्र करे वो सिर्फ एक बंदा नहीं है जो चीफ ऑफ स्टाफ है आर्मी का जी, उन्होंने 13 जनरल्स और एडमिरल्स को सैक किए इन द लास्ट 15 डेज, ठीक है ना, 13 जनरल्स जो इन लास्ट 15 डेज, इन लास्ट 15 डेज आप कह रहे हैं? जी 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 जी, अच्छा जी, लास्ट 15 डेज में उन्होंने जो एक तो होते हैं ना जो लेट्स से सर्विस चीफ्स होते हैं, जैसे चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी थे, लेकिन उनके नीचे भी तो एक पूरी हायरार्की है ना, जो उनका स्टाफ है, और जो 2 स्टार 3 स्टार उनका स्टाफ होता है वो भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसी मेकिंग के लिए, उस सर्विस के लिए, ठीक है ना। तो उन 13 बंदे टोटल सैक किए हैं हेक्सेट ने पिछले 15 दिनों के अंदर।
ये शो करता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो मिलिट्री लोग हैं वो ये जंग जिस तरह कंडक्ट हो रही है अनवर साहब, ये उससे आपस में एग्री नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो अहदाफ अचीव करना चाहते हैं वो अहदाफ पॉसिबल नहीं है इस एनवायरनमेंट में। जैसे अगर वो ये चाहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड कर दें, या अगर वो चाहते हैं कि गॉड फॉरबिड कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाए, या अगर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उनकी फौज उतर के तेहरान पे कब्जा कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मिलिट्री लोग अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को समझा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक ऐसी लीडरशिप है जो अपनी ख्वाहिशात को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखती है, और शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जंग किस तरह लड़नी चाहिए। उन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया है, और इसीलिए मेरे ख्याल मिलिट्री लोगों ने भी समझा होगा कि बेहतर है कि हम साइड पर हो जाएं, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसका इल्जाम हमारे ऊपर ना लगे। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, आपने कहा कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब अभी बुध को खिताब किया, उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल एयर सुपीरियरिटी हासिल है, हम ईरान की फिजाओं को हमने जो है वो तस्खीर कर लिया है, और अब 3 जहाज जो है उनके गिर गए हैं, क्रूज मिसाइल के गिराने की बात हो रही है, ड्रोन्स की। तो इसका मतलब है कि उनको सही असेसमेंट भी नहीं दी जा रही। वो तो कहते हैं एयर सुपीरियरिटी, हम तो अपनी मर्जी से घूमते फिरते हैं ईरान में। यही तो उनको या तो गलत समझाया जा रहा है, या उनको जो है क्या कहते हैं जबरदस्ती उनसे ये डिसीजन मेकिंग कराई जा रही है। और अमेरिकी सदर से कौन जबरदस्ती कराता है सर? वो तो अमेरिका मशहूर है कि वो लोगों से जबरदस्ती फैसले कराते हैं। देखिए, असल में कैसर शेख साहब मेरे ख्याल इस बात को बेहतर समझ सकेंगे कि जो सीनियर कमांडर होता है ना, या जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। उसको जो इनपुट दी जाएगी उसकी डिसीजन मेकिंग उन इनपुट्स के ऊपर होगी। अगर आपके एडवाइजर्स आपको सच नहीं आपके साथ बोल रहे, तो आप हमेशा फॉल्टी डिसीजन मेकिंग करेंगे। और मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ यही हो रहा है कि उनको बताया नहीं जा रहा कि उनके साथ क्या है। देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि हमें टोटल एयर सुपीरियरिटी हासिल थी, अगर वो कहते हैं हमने उनकी एयरफोर्स को टोटल तबाह कर दिया था, तो वो तो 28 फरवरी को भी ईरानियन एयरफोर्स ग्राउंड पे थी। ईरानियन एयरफोर्स ने तो इस जंग में हिस्सा ही नहीं लिया, ठीक है ना। अगर वो ये कहते हैं कि जी कि ईरानियन नेवी को हमने खत्म कर दिया, तो ईरानियन नेवी तो बाहर निकली नहीं है, उसने तो बाहर निकल के अमेरिकन शिप्स का मुकाबला ही नहीं किया, ठीक है ना। सो आप ये जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, इससे आप जमीन पे टारगेट्स तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये आपको विक्ट्री उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें। Exactly. देखिए, एग्जांपल आप ले लें, पिछले 25 से 30 साल के अंदर इराक के अंदर डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म हुआ। हाँ। लीबिया देख लें, आप सोमालिया देख लें, आप वियतनाम देख लें, आप साइगोन देख लें। वहां अमेरिका ने यह पैटर्न इस्तेमाल किया कि जी कि हम एक बड़ी एयरफोर्स लेके जाते हैं, हम कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, हम ग्राउंड टारगेट्स को सॉफन करते हैं, और हमारी फौज मिनिमम एट्रिशन के साथ इलाके के ऊपर कब्जा कर लेती है। और उन्होंने यही चीज अफगानिस्तान में दी। लेकिन ईरान के अंदर अब अगर वो कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप तो बूट्स ऑन ग्राउंड है ना। तो जब वो बूट्स ऑन ग्राउंड ही नहीं हो रहे, तो इस कारपेट बॉम्बिंग का क्या फायदा हो रहा है। और वो जो एयर डिफेंस वेपन्स हैं, जो कि इनिशियल डेज के अंदर ईरान ने नहीं निकाले थे, और अगर मैं देख रहा हूं जिस तरीके से, तो उन्होंने इंटेलिजेंटली नहीं निकाले थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन एयरफोर्स को यह कॉन्फिडेंस दिया कि उनके पास इस इलाके में एयर सुपीरियरिटी है, और उन्होंने अपने ऑल्टीट्यूड को कम कर दिया, और वो अब लो ऑल्टीट्यूड पर आके फ्लाई करना शुरू कर दिया। और वो जैसे ही लो ऑल्टीट्यूड पर आए, तो उन्होंने जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स थे उनको एक्टिवेट किया, और उन्होंने मार गिराया। ये जो आज हमने 3 जहाज देखेंगे जो गिरे, बल्कि एक्चुअली आज 5 जहाज गिरे, 3 ये जहाज गिरे और 2 हेलीकॉप्टर्स भी गिरे। यस, ठीक है ना। तो मतलब इसका ये मतलब जो हुआ है, एयर मार्शल साहब कि उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत बेहतर रही है ईरान की। जो आपने कहा कि उन्होंने फिर उनको कहा कि लो फ्लाई करें, और वो अपने जोन में उन्होंने किया कि 5 उनके जहाज गिर गए। वैसे जो है वो जहाज गिरना, आप तो एयरफोर्स में एयर मार्शल रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक सुपीरियरिटी हो जाती है। ईरान को 12,000 टारगेट्स हिट हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो 5 जहाज गिराए हैं वो इस वक्त भारी दिखाई दे रहे हैं। एक सर, आपकी इजाजत से छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे, मानों के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपने नाजायज कब्जे को दवाम बख्शने के लिए भारत 9 आबादियाती मंसूबों पर अमल पैरा है। मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए बड़ी तादाद में गैर कश्मीरी हिंदुओं को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। कश्मीरी मुसलमानों को उनके घरों और आबाई ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। मकबूजा पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब से, शौकत पराचा साहब से, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जुल्फ़िकार महतू साहब ने हमें भी ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से, उनको भी वेलकम करेंगे। शौकत पराचा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये वॉर सिनेरियो है, दूसरा कैसर शेख साहब कह रहे हैं कि हम जो इकोनॉमिक्स को अपना डील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी वैसे भी प्रेशर में, IMF के साथ हमारी जो है वो स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं और उनका लेवी जो है उसका एक हिस्सा है। आप इस एस्पेक्ट को किस तरह देखते हैं कि हुकूमत जिस तरह मैनेज कर रही है, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस है, चाहे वो किफ़ायत शुआरी की बात हो रही है, कट्स की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में 2 बड़ी नशिस्तें की जिसमें चारों वज़राए आला मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस थे, उन तमाम के वज़राए ख़जाना थे। तो आप उस स्ट्रेटजी को किस तरह एनालाइज करेंगे? पहले तो आपने वॉर के हवाले से बताया कि एडवाइज़र्स की बात हुई। सदर ट्रंप ने तो खुद कह दिया था कि जी मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो ये हेगसेथ, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने कहा कि हमने हमला नहीं किया तो ईरान हम पे अटैक कर देगा। तो आप वॉर की प्लानिंग तो यहाँ से देख लेना। अच्छा, वॉर के ऑब्जेक्टिव यानी एक मैक्सिम बना हुआ है, लतीफ़ा बना हुआ है कि पहले हुर्मुज़ खुली थी, आपने जंग शुरू की, तो अब आप कह रहे हैं हुर्मुज़ खोलने के लिए और एलाइज आए, और किसी एलाई ने आने की वो आमादगी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। ईरान बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है। वो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आपका झंडा लगा हो तो 20 जहाज़ आप ले जाएं, रोज़ाना 2 जहाज़ अब पाकिस्तान के नाम से आ रहे हैं। और बताया भी यही गया है कि सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग हो, वो जांच पड़ताल नहीं करते कि किसका जहाज़ है, पाकिस्तान कह दे तो वो गुजरने देता है। आज उन्होंने फ्रांस का जहाज़ भी गुजरने दिया। जब ये परसों ट्रंप साहब ने स्नब किया मैकगॉन को कि इसकी बीवी तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है और अभी तक उसके जहाज़ पे निशान है, जवाब भी हमला उसने भी कर दिया। तो मीन्स के ईरान ने अच्छा किया कि उनका जहाज़ भी गुजरने दिया। तो इसलिए जो वार के ऑब्जेक्टिव्स थे शुरू में, वो क्या सिर्फ इसराइल की इंस्टिगेशन थी और इतना उन्होंने प्रेशर डाल दिया सदर ट्रंप पे कि सदर ट्रंप ने कह दिया कि हाँ, ये आप बार बार जिक्र कर रहे थे स्टोन एज में भेजने की, लगता है ये स्टोन एज का उनका कोई मुहावरा है या क्या मसला है। रिचर्ड आर्मटेज ने भी पाकिस्तान को यही कहा था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन किया था, उन्होंने भी कहा था वी विल पुश यू टू द स्टोन एज। बिल्कुल। इसलिए ये एक मैक्सिम तो उनका बन सकता है, लेकिन मॉडर्न डे में ईरान का जो एयर स्पेस का कंट्रोल हासिल करने का, भाई उनकी एयरफोर्स ही नहीं है। आप मर्जी जो कहें, या तो देखें ना पिछले साल मई में आपने देखा ना एयरफोर्स थी ना माशाल्लाह हमारी, कैसा जवाब दिया। और उसके बाद जो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल जो ग्राफ हुआ है, और अब मीडिएशन की हम पहले ही बात कर गए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, आप मत भूलें कि वो मई वाला इम्पैक्ट है पाकिस्तान के नाम पे, इसलिए सब देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। खुदा न खास्ता मई वाला वो हमारी जीत ना होती तो शायद ये हमारा रोल भी ना बनता। मैं उस कंटिन्यूटी में देखता हूँ। तो इसलिए वॉर के ना तो कोई प्लान थे, ना कोई उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे। ये कितने दिन रहती है? 15 दिन अगर रहती है तो बहुत है ना 15 दिन, यानी पहले भी 35 दिन तो हो गए ना, वही ना 36वां दिन है आज। 15 दिन और हो गए। लेकिन जो बड़ी पावर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहाँ घुसते हैं वो इतना जल्दी नहीं निकलते।
मसलन सिर्फ ये नहीं कि वियतनाम, सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका इराक में आया, अभी भी अफगानिस्तान प्लस सोवियत यूनियन देख लें। अफगानिस्तान में 10 साल, हालांकि अर्ली 80s में पता चल गया था कि नहीं जीत सकते। हाँ, अभी चूंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हुए, अगर उन्होंने फ़ौजें उतारी ईरान में तो फिर फंस जाएंगे। फिर ये 15-20 दिन मुझे नहीं नज़र आते अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड आ गए। इसलिए कोशिश जो सफारती हो रही है कि किसी तरह इधर ही डीएस्केलेशन वो कह रहे हैं कि मैं इनकी इनरिच यूरेनियम जो है वो ले लूंगा। नहीं, वो कैसे, वो खुद अमेरिकन थिंक टैंक कह रहे हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं थिंक टैंक्स की कि ये पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, यूरेनियम लेकर जो है ये बहुत मुश्किल है। और देखें ना, पिछले साल उन्होंने कहा था कि हमने तो उनका खुद ट्रंप ने कहा था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, हमने ख़त्म कर दिया है। तो अब कैसे वो कह रहे हैं। अब दूसरी जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की, जो हम पे इम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जी देखें, पाकिस्तान के लिए शायद हम पूरा सोचते भी नहीं हैं। मसलन हमारा जो सबसे बड़ी इनकम है एज ए कंट्री, शेख साहब तो खैर इनका तो अपना बिजनेस ही है, वो जानते हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। हमारा सबसे जो ज़्यादा इनकम है वो रेमिटेंसेस से आती है, $40 बिलियन से। $40 बिलियन का 80% हमारा गल्फ़ से आता है। और उसमें भी 2 कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया नंबर 1 एंड UAE नंबर 2। जिस तरह से हालात जा रहे हैं दोनों सूरतों में कि अगर वहाँ पर ईरान में खुदा न खास्ता ज़्यादा तबाही होती है, तो जब तक ईरान की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है टू सेंड प्रोजेक्टाइल्स, उन्होंने तो मिडल ईस्ट में ही मारने हैं। मसलन रात को भी रियाद में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हो गया। UAE इज़ द वर्स्ट हिट, UAE को ज़्यादा हिट किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। बिल्कुल। हमारे वर्कर्स क्या वो वापस आएंगे? अरे भाई 17 लाख तो काउंटेड है ना UAE में, 17 लाख एक सेमी स्किल्ड UAE में 17 लाख ये हैं काउंटेड, जो अभी काउंटेड नहीं है वो कितने हैं मुझे नहीं, वो तकरीबन 2.3 मिलियन बनते हैं। 23 लाख वो वापस आएंगे, कहाँ कंज्यूम करेंगे आप? कंजम्पशन क्या होगी? प्लस 4 से 5 अरब डॉलर का वो रेमिटेंस भी है, वो भी नुकसान हो जाएगा। वो कहाँ से हम फॉरेक्स पूरा करेंगे? इसलिए हमारे लिए, मैं जो पहले गुजारिश की, अभी हमारी सोच भी उधर नहीं पहुंची जितनी हमारे लिए इम्प्लीकेशन। न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान तो ये पर्शियन गल्फ़ तो है ना, समंदर है, हमारा तो 1000 किलोमीटर लग रहा है साथ ईरान से। ईरान का बॉर्डर जो है हमारा 1000 किलोमीटर साथ है। हमारा तो पूरा बलूचिस्तान का जो वेस्ट बॉर्डर है हमारा, वो सारा ईरान के साथ है। फिर अभी बारिशों का मौसम है, मौसमियात जब कोई बारिश की पेशगोई करते हैं तो वो कहते हैं वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं। वो वेस्टर्ली विंड्स क्या इंडिया से आती हैं? वेस्टर्ली विंड्स इधर से ही आ रही हैं। खुदा न खास्ता ताबकारी फैलती है तो वो तो इक्वली हमें जो है वो पता नहीं कहाँ तक जाएगी, वो खुदा न खास्ता कहाँ तक। इसलिए इसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ फाइनेंशियल या इकनॉमिक नहीं है, इसकी इम्प्लीकेशन सोशल भी है। इसकी इम्प्लीकेशन ये जो डिज़ास्टर वाला एलिमेंट है, खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो वो एक दिन काला धुआं उधर बादल आया था ईरान में, तो वो पहुंच आया था हमारे बॉर्डर तक। वो जो उन्होंने बहुत जो इनकी पेट्रोलियम साइट्स को मारा और रात को बारिश हुई, वही उसी की तो बात वो सारे ब्लैक फ्यूम्स थे, ब्लैक फ्यूम्स आ गए थे पाकिस्तान तक। बिल्कुल। और वो तो बॉम्ब नहीं थे, वो एक्सप्लोसिव नहीं थे, वो RDX नहीं थे। अगर खुदा न खास्ता ये सिनेरियो बनता है तो इसलिए कोशिश सब की होनी। और एंड दिस इज द मोस्ट अनपॉपुलर वार। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसने सदर ट्रंप का साथ कहा हो कि हम आपके साथ हैं, चलें सवाल इसराइल और अमेरिका के। इसराइल तो है ही शैतान ना, इसराइल तो शरारत है ना। कहीं से कैसर साहब उनको कोई विंडिकेशन नहीं मिली, मतलब वो तो नेटो से निकलने की भी धमकियां दे रहे हैं, फ्रांस के सदर का तमस्खर उड़ा रहे हैं, बरतानिया के वजीर आजम का तमस्खर उड़ाते हैं, स्पेन ने उनको एयर स्पेस बंद कर दिया, नीदरलैंड्स ने कह दिया हम एयर स्पेस नहीं देते। गैर मकबूल वॉर है। मैं चाहूंगा इसका जरूर बताइएगा, ये जो इतने गल्फ पे पाकिस्तानी रहते हैं, ये बड़ा अहम नुकता उठाया है शौकत पराचा साहब ने, बहुत ही अच्छी डिटेल बातचीत की है। पाकिस्तान तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना इन इलाकों से, हमारी तो हर चीज उधर इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ है, यहाँ ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है ईरान से। बहुत से लोग कितने बड़े, यानी 40-50 लाख लोग जो इन इलाकों में हैं, तो वो तो हमारा एक हम तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि ये मामला जो है ये किसी तरह सुलझ जाए, जो भी तरीका हो। अमेरिका मेरे ख्याल में कोई प्लानिंग, देखें कोई मुल्क भी आपने कहा साथ नहीं है, हालांकि हर किस्म की धमकियां भी दी उन्हीं कि नेटो को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई, क्योंकि वो असूल
वाली नहीं है ना। ये जो हमला हुआ है किसी असूल के तहत नहीं हुआ, ना किसी प्लानिंग के तहत हुआ है। इसराइल के कहने पे शायद उनका ख्याल था कि 2-4 दिन में ये मामला निपट जाएगा, तो ये मामला इतना तवील हो गया। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ अब कोई ना कोई वो भी समझेंगे कि और कोई रास्ता उनके लिए नहीं है। पाकिस्तान के लिए ऑन द ग्राउंड जो है ना, आप जो है काबीना के इजलासों में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खिताबात भी करते हैं, क्या आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के खुदा न खास्ता क्या वर्स्ट केस सिनेरियो है और पाकिस्तान उसके लिए क्या ऐसी कोई तैयारी भी इस हवाले से की गई है? देखिए इस किस्म के तो ये तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं उसके, हर एक के जहन में तो ये बातें हैं। कोई इस किस्म का अभी प्लानिंग वाला तो हम कोई सोच नहीं रहे। हम तो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जंग बंद होगी, और मैं भी यही महसूस करता हूँ कि ये जंग जो है ना, लेकिन अमेरिकी सदर की गारंटी कौन देगा? ईरान तो गारंटी मांगता है ना सर। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद तो सबसे बड़ा यही कैसे सब, वाक़या लेकिन इशू ये है कि ईरान तो गारंटी मांगते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा? वो ट्रंप अभी साहब की? खुद ही अनपॉपुलर हो रहे हैं वहाँ पे। 54% आज के जो फिगर है कि वो उसकी 36% हो गई है, Yeah, लेकिन सवाल है कि वो इम्पीच उसके नहीं हो against सकते में- जब तक से मिड टर्म इलेक्शन ना नहीं हो। हो सकते, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है ना नवंबर वहाँ में है पे। सर। जी हाँ, तो थोड़ा अरसा ही है ना, सर तो अभी तो उनके लिए अप्रैल पड़ा है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है ना कि वो अपने ये नहीं उनका प्रेशर में ये बातें हैं सारी। अच्छा। और ये स्टोन एज वाला जैसे इन्होंने कहा, शायद कोई उनका मुहावरा है, हमें भी उन्होंने यही कहा था। ये तो इतना आसान, मतलब ये हमें 2001 में गालिबन कहा था वो तो इतने और आसानी- 2026 में कह रहे हैं रिचर्ड दोबारा। आर्मटेज ने ये कहा। मुझे याद आएगा, और ये बिल्कुल ये वर्ड यूज हुए थे, वही यही वर्ड इधर यू आर विद अस याद है। और यू विल सेंड यू टू द स्टोन एज। हाँ, तो ये शायद उनका मुहावरा सा बन गया। और ईरान को तो ये पहली और शायद मुखालता था उनका काफी ईरान के दिनों से हवाले वो से। कह रहे हैं कि हम ईरान को अभी तक नहीं, तो अभी आज दोबारा आज भी कहा कहा है है, कि इससे पहले भी बहुत ज्यादा धमकियां तो दे ही चुके हैं ना, लेकिन ईरान अभी तक उनमें आया नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। Yes. तो अभी 48 घंटे की बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये मामला कहीं ना कहीं जल्द कोई दोनों साइडों से सेटल होगा। मैं जुल्फिकार मेथू साहब आपके असेसमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं एरमाशा साहब आपके पास आऊंगा। मेथू साहब आप किस तरह देख रहे हैं? लाहौर में मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज इजलास भी किया है और कल भी उनका लेट नाइट खिताब आया था, वो भी एक फैसेट है इस तमाम इशू का। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की आदमी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो ज़्यादा कीमतों से उस पर लाइफ पे इम्पैक्ट आता है, उसकी भी पेशबंदी हो रही है। अभी यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है कि इसकी कितनी और भयानक जो है वो पहलू निकल सकते हैं अगर ये जंग आगे बढ़ती है। जी शुक्रिया अनवार साहब। एक्चुअली तो ये जंग के जो असरात हैं वो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया तक फैले हुए हैं। जी। जापान का जो है वो उनका जो मार्कअप रेट है वो हमेशा से नेगेटिव रहता था, अब वो 0.75% है और उसको 1.5% पे यानी उसको डबल करने ले जा रहे हैं। बरतानिया के अंदर बसों की हड़ताल हुई है और फिलिपीन के अंदर $2 का ₹550 का लीटर है पाकिस्तान के हवाले से लिहाज से। दुबई जो जिसके तेल के कुएं अपने हैं उन्होंने 72% अपना डीजल महंगा किया है, ये अभी की बात है। और वहाँ पे तो यानी पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, कोई ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने तो मैं समझता हूँ कि कई दिन जो ये रोका ये बड़ी बहादुरी की बात थी, और ये जो बढ़ाया है ये भी कुछ ज़्यादा नहीं। देखिए अगर आप इसको पेट्रोल को ही लें तो पाकिस्तान की हुकूमत ने तो वो 55 रुपए जो डीजल के ऊपर थे वो शिफ्ट किए थे पेट्रोल की PLF पे, पेट्रोलियम लेवी पे, तो वो उसको खारिज करके अब 80 रुपये और सस्ते कर दिया। मकसद कहने का ये है कि डीजल का अगर आप एक्चुअल रेट देखें तो वो तो 700 रुपये लीटर बनता है, $238 का पर बैरल जो है वो तेल बिक रहा है दुबई की मार्केट में। तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि गंदम की कटाई होने वाली है, डीजल का तमाम बसें, बड़े ट्रक्स और ये सारी चीज़ें और पुलिस की गाड़ियां तक जो है वो डीजल पे चलती हैं। तो डीजल को थोड़ा सा कुशन देने के लिए 204 रुपये का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ऊपर ये सारा बार जो है बोझ ले रही है। तो ये तो पेट्रोल की बात है। दूसरी जो बात अभी आप फरमा रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, तो वो खुद बड़े कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप अमेरिकी सेनेट देखें तो वहाँ पे सिर्फ 6 की अक्सरियत है रिपब्लिकन्स को, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे 4 की अक्सरियत है, और 3 नवंबर एग्जैक्ट 7 महीने रह गए हैं अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो जो पॉपुलरिटी उनकी ख़त्म हो रही है, 60% लोग उनके खिलाफ नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ सर्वेज में, तो ये तो इनकी पीचमेंट की तरफ जा रही है बात। और जो उन्होंने दावे और अपने लोगों को
बताया, तो वहाँ से तो बिल्कुल उलट निकल रहा है। वो डेमोक्रेट से वहाँ की अपोजिशन ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया भर के जो मुफक्कर हैं, जो इस जंग को मॉनिटर कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि ये सदर ट्रंप ने वो झूठ बोले हैं। साथ तो सफ़ेद झूठ बोले हैं उन्होंने लोगों को कहा कि हमने एयरफोर्स ख़त्म कर दी, उन्होंने कहा कि B-2 बॉम्बिंग से हमने जो है वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया, वो कभी अब बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं बना सकेंगे। एयरफोर्स, नेवी, ये हर तकरीर में वो कहते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो कल के जो 24 घंटे में उनके जो 3 जहाज़ A-10 गिरा, 2 वहाँ पे F-15 गिरे, 2 हेलीकॉप्टर गिरे हैं, तो वो ये बातें सारी तो ये पूरा मीडिया का चीख रहा है और वो मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अपनी कबीना के अंदर वो इंटेलिजेंस चीफ को हटाने की अब बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दूर रस इस जंग के असरात हैं। और जंग से जो अभी मेरे ख्याल में ये है कि मैं बड़ा इस पे जो है मुझे लगता ये है कि नेगोशिएशन इंशाल्लाह ये शुरू होने वाली है। और जो बाद में जो ऑफ द रिकॉर्ड है या जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो तो चल ही रही है। और जो उनका बड़ा जायज़ मुतालबा है ईरानियों का कि आप हरमुज का कंट्रोल उनको दें, क्योंकि वो 22 किलोमीटर जो 12 नॉटिकल माइल बनते हैं, वो 22 किलोमीटर तक इंटरनेशनल समंदर में हर मुल्क का हक है। ये इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। तो वो ये मांग रहे हैं, बड़ा उनका जायज़ है। अगर आपने स्टेट ऑफ हरमुज को उस लॉ से निकालना भी है तो तब भी अनवार साहब फिर ये करना पड़ेगा कि ईरान की उसमें कंसेंट लिए बगैर ये काम नहीं हल होगा। और जब तक हरमुज बंद है, हरमुज से सिर्फ अमेरिका को तेल नहीं जाता, वहाँ पे आप यूरिया खाद से लेके और पोटाशियम खाद तक और सल्फर तक जाता है। ये सदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं बताया अपने लोगों को कि हरमुज से जब सल्फर नहीं आएगी तो वहाँ खाद कैसे बनेगी। वहाँ के किसानों के साथ इन्होंने पिछले दिनों व्हाइट हाउस में मीटिंग भी इसीलिए की थी कि खाद का हम क्या करेंगे। खाद तो तेजी, यूरिया डबल रेट पे बिक रही है। तो मैं समझता आप समझते हैं कि बहुत से चैलेंजेस हैं इस बात की जो है वो बड़ा आम नुकात आपने उठाया। मैं एयर मार्शल साहब आपके पास आऊंगा। सर बताइएगा, अब ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, आप समझते हैं ये एक्सटेंड होगा? क्योंकि पहले उन्होंने दिया था तो उन्होंने कहा था फिर 10 दिन का दे दिया, अब वो 10 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। आपकी राय में इसमें एक्सटेंशन है कि आप समझते हैं कि इसके बाद जो है वो जो कह रहे हैं अपनी ट्वीट पे वो बहुत शदीद बमबारी होगी और जंग जो है एस्केलेट होगी? मेरे ख्याल में तो 48 आवर्स में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा और एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते और इस जंग में चलना है। अच्छा, देखिए, दोनों पार्टीज की मजबूरी है कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन तो करना है। हाँ। और मेरे ख्याल यही पाकिस्तान और तुर्की और मिस्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने अपने दोनों दोस्तों को ये बताना है कि इट इज टाइम के आप जो है एक सीज फायर की तरफ जाएं, ताकि जो है ना दुनिया जो है वो नॉर्मलसी की तरफ। सर लेकिन उन्होंने तो 48 घंटे की सीज फायर की ऑफर की थी कतलामी के लिए। माजरत एयर मार्शल साहब, ये तो खबरें आई हैं कि अमेरिका ने 48 घंटे की सीज फायर की ऑफर की थी, ईरान ने रिजेक्ट की। जी, लेकिन वो 48 आवर्स जो सीज फायर था वो किसी खास यानी कि मकसद हासिल करने के लिए नहीं था ना। वो उन चीजों के ऊपर कोई भी पार्टी एग्री नहीं हो रही थी जो नुकात जो है जो पाकिस्तान और चाइना ने फॉरवर्ड की। देखिए, ये जंग सिर्फ उस वक्त रुकेगी जब ईरान को ये कंफर्मेशन दे दी जाएगी कि अब दोबारा 5-6 महीने के बाद या साल के बाद अमेरिका और इजराइल दोबारा इकट्ठे होके उसके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे। फिर ही वो उनको ये मौका देगा कि जी कि वो एक सीज फायर करके वापस अपने मुल्क को चले जाए। और ये कंफर्मेशन, ये जो गारंटी है ना, ये जो मुस्लिम ममालिक है ना, उनमें से कोई नहीं दे सकता। ये जो इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं, चाइना और रशिया, फ्रांस, ये जो है ना, ये गारंटीज दे सकती हैं। तो मेरे ख्याल में कि जहां हम कोशिश कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के साथ, वहीं हमें अपनी कोशिश करके चीन को सालसी में भी लेकर आना चाहिए। क्योंकि जो भी ठीक है, आपका सिग्नल जो स्टक हो गया, लेकिन आपका नुक्ता समझ में आ गया है कि जब तक से इसकी गारंटी नहीं और उसके लिए फ्रांस, रशिया या चाइना नहीं अगर आते तो उसके बगैर ईरान जो है वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ईरान तो ये बार बार कह रहा है कि हमने पिछली दफ़ा भी बातचीत हो रही थी और 2 मरतबा हो रही थी और 9 महीने के दरमियान में 2 मरतबा उन पर हमला हो गया। लास्ट टाइम जो है मुज़ाकरात हो रहे थे
कतर दोहा में गालिबन, और इस दफ़ा जेनेवा में हो रहे थे, और यहाँ पर जो है वो ईरान पे बमबारी और जंग जो है उनके पर थोप दी गई थी। अब देखना ये है कि $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या चाइना, रशिया और फ्रांस जैसी कुव्वतें, जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे हैं, कि आगे आगे बढ़ती हैं, सालिस का किरदार अदा करती हैं। वक्त मेरा खत्म हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, शौकत पराचा साहब, थैंक यू सो वेरी मच। एयर मार्शल सईद खान साहब आपका, जुल्फ़िकार महतू साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अहम सवालात हैं और ये हम अपनी तमाम नशिस्तों में उठा रहे हैं। हमें भी 35-36 दिन हो गए ये टॉपिक को डिस्कस करते हुए, क्योंकि इसकी तमाम जो इम्प्लीकेशंस है उससे पाकिस्तान जो है वो जुड़ा हुआ है, जो कि आज भी जिसका अहाता हुआ, वो पॉलिटिकल हैं, वो इकोनॉमिक हैं, वो सोशल हैं, वो मिलिटरीली हैं। इसलिए हमारा ये जो मौजू है वो इस वक्त ज़ेर बहस है। कल तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।